ग्रुप के सभी आदरणीय सदस्यों को नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, कल क्लास नहीं हो पाई खराब मौसम की वजह से, और नेटवर्क का थोड़ा इशू था यहाँ पे कल काफ़ी, इस वजह से कल क्लास हो नहीं पाई, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2, रेकी लेवल 1 का डे 2 स्टार्ट करते हैं। और लेवल 1 में हमने समझा था ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के नियम क्या हैं, और ऊर्जा के एक नियम को हमने समझा था जिसका नाम था ग्रेटिट्यूड, कि हम जिनसे भी सर्विस लेते हैं, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश, जितनी भी चीज़ों से हम सर्विस लेते हैं, हम उन सबको अपना ग्रेटिट्यूड पे करें। और ऊर्जा का दूसरा नियम है फॉरगिवनेस। ठीक है, पहला नियम क्या है? पहले नियम में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पहला नियम मुझे किस चीज़ के लिए ट्रेंड कर रहा है। पहला नियम मुझे ट्रेंड कर रहा है, एक सेकंड, ओके, पहला नियम मुझे ट्रेंड कर रहा है, मेरी सोल को ट्रेंड कर रहा है, आत्मा को। किस चीज़ के लिए? धन्यवाद कहने के लिए। हर चीज़ को मैं धन्यवाद 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 करने लगा, तो मेरे अंदर से जो बुरी भावनाएं हैं, जो बुरे विचार हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो निकल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, और मैं धन्यवाद के भाव के अंदर ही आगे बढ़ने लगूंगा। और जब मैं इतना धन्यवाद करूंगा अपने जीवन के अंदर, हर एक चीज़ को धन्यवाद करूंगा, तो मेरे अंदर का जो इमोशन है और सॉफ्ट कॉर्नर है, वो मेरे जीवन में मुझे प्रभावित करने लगेगा। मतलब आत्मा से माफ़ी मांगी जा सकती है, आत्मा से ट्रेंड होकर काम किया जा सकता है। बॉडी के लिए तो सिर्फ हम आदतें बनाते हैं। ठीक है, और आत्मा, अगर आत्मा को हमने ट्रेंड कर लिया इस काम के साथ अपने में, तो हमने कुछ अलग कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट, फॉरगिवनेस। जो मैंने आपको बात बताई ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है? हमारे बाहरी रिश्तों को सुधारने का काम, और इंटरनल हमारे दिमाग को शांत करने का काम करता है ग्रेटिट्यूड। ठीक है जी। अब किसी व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, सांस की प्रॉब्लम समझते हैं कि मतलब सांस फूलता है, दमा है, टीबी है, कोई भी ऐसे व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को मेडिसिन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला स्टेप इस व्यक्ति के जीवन का क्या होना चाहिए? ठीक है, जाओ पेड़ पौधों को हक करो और बोलो कि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन दो। आपकी सांस की बीमारी का रामबाण इलाज है। सांस की बीमारी का रामबाण इलाज है कि पेड़ पौधों से बात करनी शुरू करो, पेड़ पौधों के साथ ग्रेटिट्यूड करो, आपकी सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट, फॉरगिवनेस प्रेयर। फॉरगिवनेस प्रेयर हमें अपने जीवन में क्यों करनी चाहिए और किसके लिए, किसको वो फ़ायदा देती है? मतलब मुझे फ़ायदा देती है, किसी और को फ़ायदा देती है, और मैं इस प्रेयर को क्यों करूँ अपनी लाइफ के अंदर? तो फॉरगिवनेस प्रेयर का मतलब है कि एक व्यक्ति से पूछो कि जी आपने किस किस का बुरा किया। मान लो मैंने आपसे पूछा कि हाँ जी मैडम जी, आपने किस किस का बुरा किया है अपनी लाइफ के अंदर, तो आपका जवाब आएगा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो सबका भला करता हूँ। हो सकता है आप भला ही कर रहे हो, लेकिन बुरा हो गया हो। दो तरीके की गलती होती है ना, एक तो जानबूझ के की गई और एक जाने अनजाने की। अब भीष्म पितामह जो महाभारत में थे करेक्टर, उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि जी मैंने तो पिछले 100 जन्मों तक कोई मिस्टेक नहीं करी, ठीक है जी, इसके बावजूद मैं तीरों की शैया पे क्यों लेटा हूँ? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि थोड़ा और पीछे जाओ आपको रास्ता मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि पिछले 100 जन्मों तक तो मैंने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं। तो उन्होंने कहा थोड़ा और पीछे जाओ। जाते जाते वो अपने 108वें 109वें बर्थ के अंदर जब गए, तो 108वें और 9वें बर्थ में बताया, उन्होंने देखा कि वो एक राजा थे, सामने एक सांप आ गया और उन्होंने सांप को बचाने के लिए तीर चलाया और सांप गिर गया कांटे की झाड़ियों के ऊपर।
मतलब जैसे उनको तीर लगे वैसे सांप के अंदर कांटे लग गए सारे के सारे, और सांप जो है क्या हो गया, वैसे ही कांटों की शैया पे पड़ा रहा जैसे भीष्म पितामह पड़े रहे। तो उन्होंने कहा कि उस जन्म की सजा अभी क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसका तो हिसाब होता ही है ना, एक एक शब्द का हिसाब होता है जो हम बोलते हैं अपने जीवन के अंदर, एक एक वर्ड का हिसाब होता है, तो कर्म है। ठीक है जी, समझ में आ रही, लेकिन मैंने जो गलत काम नहीं किए अपने जीवन में, और पिछले 100 जन्मों में कोई गलत काम नहीं किया, इवन उस जन्म में भी मैं उस सांप को बचाने के लिए मैंने फेंका था, ना कि मारने के लिए, तो फिर भी मुझे सजा क्यों, मतलब इतनी बड़ी सजा क्यों? तो वहां पे उनको जवाब मिलता है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप अपना हिसाब उठा के देख लीजिए, पिछले 100 जन्मों में आप राजा ही थे, ना तो आप गरीब थे, ना आप मिडिल क्लास थे, ना कुछ थे, आप राजों की तरह ही रहे हो, आपको राजपाट ही मिला है हर जन्म के अंदर। हाँ, इस जन्म आप राजा ही रहे हो, आप राजा ही रहे हो। तो मतलब अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा मिलता है। बट यहाँ पे हमारे साथ जीवन में समस्या और सवाल ये है कि मेरी फॉरगिवनेस प्रेयर मेरे जीवन में मेरी मदद कहाँ करेगी? फॉरगिवनेस प्रेयर मेरे जीवन के अंदर मेरी मदद कहाँ करेगी? और दूसरा सवाल यहाँ पे बनता है हमारे साथ बड़ा, कि रेकी में कहाँ मदद करेगी? एक तो मेरी कहाँ मदद करेगी और दूसरा रेकी में कहाँ मदद करेगी? देखिए कि हम सब ने एक बात तो समझी हुई है अपनी लाइफ के अंदर कि कर्म का बंधन है, कर्म के बंधन में शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर को चुनती है कर्म करने के लिए, ठीक है, तो सुख और दुख शरीर के साथ है, ठीक है। और अगर खाता है क्रेडिट और डेबिट का, तो मान लो कि मैंने किसी से, मेरे सामने नाम आ रहा है पायल आर शुक्ला मैडम से, मैंने 10,000 रुपये लेने हैं या देने हैं, तो इनका और मेरा हिसाब कैसे होगा? मैं इनको बोलता रहूँ मैडम जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो हिसाब हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और ये मुझे बोलते रहे पैसे दे दूंगी पैसे दे दूंगी, तो फिर हिसाब हो जाएगा? नहीं, वो सिर्फ शब्द है, पैसा नहीं दिया। पैसे का काम पैसा करता है, पैसे का काम पैसा करेगा। तो कर्म में भी अगर हिसाब किताब है तो कर्म का काम कर्म ही करेगा, कोई परोपकार नहीं करेगा। अगर मैंने कोई गलती करी अपने जीवन के अंदर और उसके पश्चाताप में परोपकार में करने लग जाऊं, तो मेरा परोपकार उस कर्म से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात मुझे अपने दिमाग के अंदर रखनी है। परोपकार का फल मल्टीप्लाई होकर परोपकार के रूप में मिलेगा, बट उस कर्म की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी, मैं भाग नहीं सकता। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हिसाब किताब निपटा लूँ और मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मुझे एक रास्ते को अपनाना पड़ेगा, और वो रास्ता है जहाँ हूँ वहीं खड़े होके हिसाब किताब करना शुरू कर दूँ, जहाँ हूँ वहीं खड़े होकर हिसाब किताब करना शुरू कर दूँ। अब वो चीज़ कैसे होगी? वो चीज़ कुछ ऐसे होगी कि ना तो आपको पता आपने कितनी गलतियाँ करी अपने जीवन में, ना कोई आपको बताने वाला। सॉफ्टवेयर भगवान ऐसा डाल के देता है कि जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाते हैं, पिछले जन्म में क्या थे। किसी को पूछो कि पिछले जन्म में जाना चाहते हो, तो सबके हाथ खड़े होंगे यस, ठीक है। सबको जानना जरूर है, बट वो गॉड बड़ा स्मार्ट है, वो सबके एक्सेस छीन लेता है, सबके एक्सेस छीन लेता है कि भैया क्या करोगे, इस जन्म में रह के कर्म करो। हर जन्म में कर्म करने का मौका मिलता है, तो मतलब हर जन्म में हमारे पास कुछ बेहतरीन करने का मौका है। और अगर पिछले को पकड़ के रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पिछले को पकड़ के रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शायद इसी वजह से परमात्मा ने हमें ये एक्सेस नहीं दिया हुआ। तो कौन कौन चाहता है कि फॉरगिवनेस प्रेयर की मदद से हम अपने कार्मिक को इम्पैक्ट कर दें? इम्पैक्ट कर दें, मैं ये तो नहीं कहता 100% सही, बट हाँ, हम शायद ये आंख मिला लें भगवान से, परमात्मा से, कि जी मैंने कोशिश तो करी, भी हम इतना कर लें। इतना हम में से कौन कौन चाहता है? मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ का रिजल्ट 100% है, ठीक है, हो सकता है रिजल्ट कम हो सकता है रिजल्ट ज़्यादा हो, ठीक है जी, बट कोशिश कित कौन कौन करना चाहता है? तो देखो जी, हाथ यहाँ नहीं खड़ा करना, हम लोगों को हाथ यहाँ नहीं खड़ा करना किसी को भी। हाथ अपना यूट्यूब बाबा है ना, यूट्यूब बाबा, वहाँ पे आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे दो अंगूठा लगा के, ठीक है जी। ब्लिंक है हमारे पास। एक कर्म ये भी कर देते हैं कि चलो आशीर्वाद दे देते हैं, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद वहाँ पे दे दें,
यूट्यूब बाबा पे यहाँ पे हाथ में खड़ा करेंगे। ओके, तो कर्म ऐसा करेंगे कि जिसका इम्पैक्ट हमारी संपूर्ण जर्नी के ऊपर जाए, संपूर्ण जर्नी के ऊपर जाए और इस बर्थ में हम उसको एक्सपीरियंस करें। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा कि हम एक साइंटिफिक मैसेज अपने दिमाग को देंगे, एक मैसेज अपने दिमाग को देंगे और वो मैसेज हमारा सारा काम करेगा वाइब्रेशन के ऊपर जाके। कैसे? जैसे मैंने बोला, आंख बंद करो, सभी आप आंख बंद कीजिए एक बार, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ओके, अपने पहले स्कूल का नाम याद करो, जिस स्कूल में हम लोग गए थे उस स्कूल का नाम याद करो, या एक व्यक्ति ऐसा याद करो जीवन में जो अभी आपको याद नहीं है और कोशिश करोगे तो याद आ जाएगा। कोई भी एक अननोन चेहरा याद करो अपनी लाइफ का, आपके कोई पुराने पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ हुआ करता था, कोई भी स्कूल फ्रेंड। आंख बंद करके याद कीजिए। ओपन योर आईज। चेहरा याद आ गया होगा सबको, एक चेहरा बड़ी आसानी से हम सबको याद आ गया होगा। फिर आंखें बंद करते हैं एक बार, कुछ नाम बोलता हूँ, याद कीजिए। मैंगो, एप्पल, शूज। ओपन योर आईज। मैंगो बोलेंगे तो मैंगो सामने आ जाएगा, मैंगो की फोटो हमारे सामने आ जाएगी। एप्पल बोलेंगे तो एप्पल की आ जाएगी, शूज बोलेंगे तो शूज की हो जाएंगी, और गोलगप्पे बोलेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा सबके। ठीक है जी, गोलगप्पे सुनने पे पानी आ जाएगा मुंह में। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के पास सारा डेटा है, हमारे ब्रेन के पास वो सारा डेटा है जो जो अनुभव हमने अपने जीवन में करे हैं। और उसके पास कॉन्शियस का डेटा है जो आपने जागृत अवस्था में किया है, जो आपने अर्ध जागृत अवस्था में किया है उसके पास उसका भी डेटा है, उसके पास उसका भी डेटा है। अर्ध जागृत अवस्था में जैसे मैं सो रहा हूँ रात को, तो हम क्या करते हैं, मच्छर आया हाथ पे और मैंने ऐसे मच्छर मार दिया, मार देते हैं ना नींद में मच्छर, या मैं चलता हुआ चला गया और मेरे पैर के नीचे कोई चींटी वीटी आ गई, मच्छर वच्छर आ गए तो मैंने इसको मार दिया। तो वो डेटा शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग के पास वो डेटा भी है, सबके साथ कॉमन है ये। ठीक है, हमें लगता है हम सो रहे हैं, बट हमारा माइंड कभी भी सोता नहीं है, वो हमेशा जागता है। अगर हम सो गए तो मान लो अमित कुमार जी हैं, सो गए, अमित कुमार जी तो सो गए ना, और किसी ने आवाज लगाई अमित अमित, तो अमित जी उठ के बैठ जाएंगे। अब वो अमित शब्द किसने सुना, वो किसने सुना, क्योंकि अमित तो सो रहा था। तो ब्रेन का एक हिस्सा हमेशा जागता है और उसी के पास सारी स्टोरेज होती है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड बेसिक लैंग्वेज। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके पास हमारे पिछले 10 लाख जन्मों का डेटा है। ऐसा तो साइंस आइडेंटिफाई कर चुकी है। कितने जन्मों का? 10 लाख जन्मों का। अब ये तो साइंटिफिकली ना मैं बता सकता, ना आप जान सकते कि हमारे कर्म कौन से जन्म के चल रहे हैं और कौन से जन्म का हम फल इस यहाँ पे बराबर कर रहे हैं। बट एक साइंटिफिक मैसेज हम अपने ब्रेन को दे सकते हैं, जिसमें हम एक शब्द का यूज करेंगे। मैसेज किसको दे रहे हैं? यूनिवर्स को। डियर यूनिवर्स, शब्द सुनना ध्यान से। जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, अब इसमें बोला जब से, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैंने पहला बर्थ लिया होगा जीव के रूप में या आत्मा के रूप में, ठीक है जी, तब से
मैंने उसको मैसेज दिया, अब उसके पास सारा डेटा है। अब तक जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का कुछ भी बुरा किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अब माफ़ी मांगते हम रोज हैं, लेकिन माफ़ नहीं कर पाते। माफ़ी हम सब रोज मांगते हैं बट माफ़ नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण है, हमने बॉडी के लेवल पे माफ़ी मांगी है, बॉडी के लेवल पे माफ़ी मांगी है कि मैंने माफ़ किया, लेकिन सोल के लेवल पे हमारे कर्म टिके हुए हैं, तो हम माफ़ नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो इमोशन ही नहीं आता माफ़ करने वाला। ठीक है, मतलब बंदा तो बढ़िया था पर पीता बहुत था, वो बट लगाते हैं। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी थी पर पहले बहुत रोक झाड़ती थी मेरे ऊपर। वैसे मैं माफ़ कर चुकी हूँ बट उसने करा मेरे साथ बहुत बुरा है। मतलब मैं माफ़ भी कर चुका हूँ और उनकी बुराई को भी मैंने याद रखा हुआ है। माफ़ कर देने का मतलब है फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो और हमेशा के लिए दिल से उस बात को ही निकाल दो जिसकी वजह से कि आपको गलत लगा, आपको हर्ट हुआ या आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ। दूसरा, अब जिस मान लो 100 जन्म पहले या 10 जन्म पहले कोई व्यक्ति से मैंने गलत काम किया और अब मेरे को कर्म का भुगतान करना है, ठीक है, तो कौन सा वो व्यक्ति अभी वहीं पे खड़ा है? उस व्यक्ति ने भी तो पुनर्जन्म लिए होंगे ना, उस व्यक्ति ने भी पुनर्जन्म लिए होंगे और वो मेरे सराउंडिंग होगा कहीं। मतलब वो भी हमारे साथ एज में अलग हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, जेंडर में अलग हो सकता है, नॉन अननोन की भूमिका में वो मेरे साथ कहीं ना कहीं वो व्यक्ति होगा। क्योंकि मैं 10 जन्म पीछे जाके माफ़ी मांगूँ तो पता लगा जी वो भी तो चले गए थे, आप किससे माफ़ी मांग रहे हो, ना आप थे ना वो। ठीक है, तो वो इस जन्म में कहीं ना कहीं होगा और जैसे ही हमारा कर्म का साइकिल घूमेगा, हम आमने सामने आएंगे तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक एक दूसरे के कनेक्ट होगा। कोई नया व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा, आइदर फॉर पेन, या तो मुझे दर्द देने के लिए आएगा या मुझे प्लेजर देने के लिए आएगा। दोनों में से एक काम करने के लिए कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में एंटर करेगा। तो मेरी प्रेजेंस लाइफ में फॉरगिवनेस की वैल्यू ये है कि पास्ट के कर्म का इम्पैक्ट जो मुझे अभी भुगतना है, मैं उसको बहुत माइनर पे लेके जा सकता हूँ क्योंकि वो व्यक्ति मेरे कर्म जर्नी में मेरे साथ ही होगा। तो मैंने माफ़ी मांग ली और मैंने माफ़ कर दिया। ठीक है, इसका इम्पैक्ट मेरे जीवन पे कुछ ऐसा आएगा कि किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया और चोरी करी या मर्डर किया और वो व्यक्ति भाग गया। ठीक है, पुलिस ढूंढ रही है उस व्यक्ति को, वो पुलिस का बेवकूफ़ बना रहा है, आदमी चोरी खेल रहा है, एंड ऑफ द डे वो पकड़ा गया तो सबसे पहले क्या होता है? चपेट थेरेपी। ये भी एक थेरेपी होती है जो पुलिस वाले करते हैं, चपेट थेरेपी करेंगे उस व्यक्ति की। मतलब अच्छे से वो मजिस्ट्रेट से सबसे पहले उसका रिमांड मांगेंगे कि हमें इससे पूछताछ करनी है, कहाँ गया था, क्या कर रहा था, कहाँ छुपा था, क्राइम कैसे किया, क्राइम का वेपन हमें इससे चाहिए, काइंड ऑफ, और उसका रिमांड करते हैं और रिमांड में उसको बहुत प्यार मोहब्बत की जाती है। उसके बाद दूसरा केस पकड़ते हैं, एक व्यक्ति से गलती हुई, उसने किसी का मर्डर कर दिया, सेम केस है, बट अभी वो ना लड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा, वो गया और उसने पुलिस ने या कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया, वेपन दे दिया, जी ये सिचुएशन थी, ये गलती हुई मुझसे और मैं सरेंडर करता हूँ। अब पुलिस उसको रिमांड नहीं मांगेगी, पूछताछ तो अभी भी होगी, पूछताछ करेंगे लेकिन उसको मारा पीटा नहीं जाएगा क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया और परेशान भी नहीं किया किसी को। ठीक है जी, तो उस केस के अंदर इसके साथ क्या होगा? उसके साथ पोलाइट बिहेवियर रखा जाएगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके साथ रखा जाएगा उस व्यक्ति के साथ। फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि अब ये व्यक्ति को जब कोर्ट में सजा मिलनी है तो सजा दो प्रकार से होती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो उस व्यक्ति के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर होगा वो मिनिमम का होगा क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली। तो ऐसा ही केस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमने नहीं पता हमने जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ की है, बट हम ये कह रहे हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, बस हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। इसका मतलब हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं और कर्म जब हमारे सामने आके खड़ा होता है तो हमें पनिश भी कर देता है और हमें प्लेजर भी दे देता है, जो भी हमारी किस्मत में होता है उस टाइम पे। ठीक है, आप मान रहे हैं इस बात को कि हम लोग भी वैसे ही भाग रहे हैं जैसे एक अपराधी भागता है। ठीक है, हो सकता है हमारे अच्छे कर्म हो और हो सकता है वर्स्ट हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें इस रूल को फॉलो करना चाहिए
फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से आज तक अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। जाने अनजाने शब्द यूज करूंगा, तो जाने अनजाने का मतलब है मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी गलती मुझसे हुई है जानबूझ के या गलती से, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सेकंड, जिसने भी गलत किया है उसको मैं माफ करता हूँ, ठीक है। एंड थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है वो देने के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। कहते हैं जो कुछ भी हमारे साथ घटता है उसमें हम कम ज़्यादा नेगोशिएशन करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन देने वाले को पता होता है कि तुम्हें कितना चाहिए। उस ईश्वर को पता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, वो उतना ही देगा। हम अपने बच्चों के स्कूल के बैग जब बनाते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि जब आज इस सब्जेक्ट का बेटे क्लास नहीं है ना तो ये वाली बुक्स निकाल दे, कारण कि बिना बात का वजन वो ना उठाए। ऐसे ही ईश्वर भी हमें बिना बात का वजन नहीं देता। जो चीज़ हम संभाल सकते हैं वो उतनी चीज़ हमें दे देता है, या जो चीज़ हम नहीं संभाल सकते वो चीज़ हमसे ले लेता है। डजंट मीन कि हमारे साथ अच्छा या बुरा हुआ। अच्छा या बुरा हुआ ये अलग बात है, देने वाले को पता है कि क्या देना है, और रिसीव करने वाले को हमेशा ही लगता है कि कम या ज़्यादा, मेरे साथ कुछ कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, ठीक है। और इस फॉरगिवनेस प्रेयर में को हम दो तरीके से करेंगे। पहला, फॉर ओवर पास्ट लाइफ, जितनी भी हमारी पास्ट की जर्नी हुई है उसके लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। और दूसरा फॉरगिवनेस प्रेयर हम करेंगे अपना प्रकृति के साथ करंट लाइफ का अपनी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज। बिल्कुल निस्वार्थ होकर फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। किसी का चेहरा सामने आए जिसे हम नहीं माफ कर सकते उसे भी माफ करना है, ये हमारा मतलब वो होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। सभी एक साथ बोलेंगे, हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने अगर किसी का कुछ भी बुरा किया है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया है तो मैं उससे माफ़ करता हूँ, मैं उसे माफ़ करती हूँ। हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने अगर किसी का कुछ भी बुरा किया है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उसे माफ़ करती हूँ। हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने अगर किसी का कुछ भी बुरा किया है तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ, किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया है तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। जिनको रात को नींद की प्रॉब्लम हो जीवन में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि मेडिकल टेस्ट तो करवा लिए बट ना मेडिकल रिपोर्ट्स में तो कुछ आता नहीं है, बट शरीर फिर भी ठीक नहीं रहता है, आप ये प्रेयर करके देख लीजिए। ये वो रामबाण है जो आपकी इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देगा, और नींद तो ऐसी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रेयर को रात को सोते हुए 200 बार कीजिए अगले कुछ दिनों तक,
20-25 दिनों तक रात को सोते हुए 200 बार आप ये प्रेयर कीजिए। आप देखिए इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे किस टाइप का आएगा। इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा आएगा कि जो व्यक्ति आपसे सबसे ज़्यादा नफरत करता है, कोई भी वटेवर, सबके जीवन में लोग होते हैं, मैं सबके लिए अच्छा इंसान नहीं हो सकता और सब मेरे लिए अच्छे इंसान नहीं हो सकते, और मैं सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, सब मेरे लिए बुरे नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसे साथी जरूर होंगे। ठीक है जी। आप देखना उनके सामने से फ़ोन आएंगे, आमना सामना होगा आप लोगों का, और आप लोगों के पैचअप हो जाएंगे। आप लोगों के पैचअप हो जाएंगे, वो रिश्ते दोबारा बन जाएंगे और रिश्तों के अंदर से रिवेंज खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर जीवन में ग्रेटिट्यूड को, नियम को अपनाना है, उसकी नींव जो है फॉरगिवनेस में है। अगर आप माफ़ करना जानते हैं तो आप जीवन के बड़े से बड़े संकट से निपटना जानते हैं। या तो दुनिया की प्रॉब्लम्स के दो ही हल है, माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है जी। तो सारे के सारे रिश्ते हील होंगे। और अगर कोई बड़ा कर्म मेरे साथ जुड़ा है, लाइक एनी एक्सीडेंट, कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस, कोई रिश्तों का बड़ा लॉस, तो आप पाएंगे एक्सीडेंट तो तब भी होगा अगर जुड़ा हुआ है तो, लेकिन शरीर पे खरोच नहीं आएगी, शरीर पे खरोच नहीं आएगी। गाड़ी चाहे बचे ना बचे, झटका जरूर लगेगा, बट अगर कोई ऐसा कर्म होगा तो, बट सेफ लैंडिंग होगी बिल्कुल। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। दुनिया की सबसे पावरफुल थेरेपी बताया जाता है फॉरगिवनेस प्रेयर को। दुनिया की सबसे पावरफुल थेरेपी, मतलब कहते हैं कि जिस आदमी ने ये कर लिया वो अपने आप में उसने ब्रह्मांड का एक्सेस ले लिया। और दुनिया के जो बड़े गुरु हुए ना, भगवान महावीर और गौतम बुद्धा, आपको पता है कि वो इन दोनों गुरु का बेस एक ही है, फॉरगिवनेस। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। ये उनका प्रॉपर नियम रहा है दोनों बड़े गुरुओं का। ठीक है जी। और बात की जाए फॉरगिवनेस के इतिहास में, अगर आप बात उसकी करते हो, क्या नाम है, अपनी पर्सनल लाइफ के इम्पैक्ट की, तो आप पाएंगे दुनिया की सबसे महंगी चीज़ सबसे सस्ते रेट में आपके घर पे आ गई, लॉटरी लग गई, पीस ऑफ माइंड। शांत हूँ ना। अब मेरे मन में नेगेटिव विचार कहाँ से जन्म लेगा? जब मेरे को किसी ने परेशान कर रखा है, जब मेरे को अरुण कुमार सेठी जी हैं, मान लो मेरे और इनकी लड़ाई हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ सेठी जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जो गाली दे रहे होंगे, मैं इनके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मेरे बारे में सोच रहे होंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आप माइंड मत कीजिए, जस्ट एग्जाम्पल सबको समझाने के लिए। ठीक है जी। आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो ऐसे जब दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है तो हम रिवेंज वाला रिश्ता जीते हैं, रिवेंज वाला, चाहे वो भाई भाई के अंदर हो, पिता पुत्र के अंदर हो, माँ बेटे के अंदर हो, तो मैं इसका ऐसे कर दूंगा, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, काइंड ऑफ रिश्ता हम जीते हैं। तो वो भाव हमारे कार्मिक में काउंट हो रहा है, वो भाव हमें पता नहीं कहाँ तक घसीटता हुआ लेके जाएगा कर्म की जर्नी के अंदर, और हम एक गलत उसके अंदर जी रहे हैं। हमारे ब्रेन का स्टेट उस टाइम पे बहुत बुरा है जब हम ऐसा सब कर रहे हैं, हमें खुद को भी अच्छा लगता है समटाइम। ठीक है बट अगर किसी पे गुस्सा आया और तुरंत फॉरगिवनेस कर दी, मैं तो माफ करता हूँ जी ईश्वर, मैं जस्टिस भी नहीं मांग रहा, आपने मुझे जो दिया उसके लिए धन्यवाद, मैं उनको माफ करता हूँ, काम खत्म। जब आपने माफ कर दिया तो आपके मन में वो नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पीछे छुड़वा दिया उसी टाइम पे। दूसरा आदमी जो माफ नहीं कर पाएगा वो उसी स्टेट के अंदर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को नेगेटिव विचार से भी छुटकारा पाना है, नेगेटिव चीज़ों से भी छुटकारा पाना है, तो मैं छोड़ दूँ। जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है, क्यों रहती है? जो कमर से मोटे हैं, कमर वाले हिस्से से मोटे हो जाते हैं, फैट जम जाता है, मेल हो या फीमेल हो, क्यों होता है? क्योंकि वो पुराने विचारों को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो गुस्से को दबा के रखते हैं, और क्योंकि वो बुरे विचारों को बार बार सोचते हैं। जो व्यक्ति जो व्यक्ति ये भी सोच रहा है ना कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब वो चाहे भाई का नाम ले रहा है, दोस्त का नाम ले रहा है, बिजनेस पार्टनर का नाम ले रहा है, किसी फैमिली वाले व्यक्ति का नाम ले रहा है,
मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मतलब आप गुस्सा नहीं छोड़ रहे हो ना उस व्यक्ति के प्रति। और गुस्सा आपके शरीर में बीमारी बनाता है, गुस्सा आपके शरीर के अंदर बीमारी बनाता है। एंगर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस चीज़ को छोड़ना है। और अगर आपने माफ कर दिया तो बेचारी वो लड़ाई, वो इवेंट, वो गुस्सा पता नहीं कहाँ छूट गया, मुझे ही नहीं पता। मैं इतना खुश हूँ, मुझे ही नहीं पता वो इवेंट कहाँ छूट गया मेरी लाइफ के अंदर। तो मतलब फॉरगिवनेस एक ऐसी थेरेपी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसके थाउजेंड ऑफ बेनिफिट हैं। और जरूरी नहीं है कि फॉरगिव करने के लिए आप उस व्यक्ति के सामने जाना है। आपको तो अपने ब्रेन के अंदर रात को सोते हुए 200 बार बोल दो, दिन में बोल दो, खाना बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, घर के काम करते हुए, एवरीथिंग, आप कुछ भी करते हुए फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हो। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते जाओगे, आपके अंदर से बीमारियां खत्म होती रहेंगी, आपके अंदर कामनेस जन्म लेगी, आप शांत हो जाएंगे। और दूसरे लोग जो गलतियां करते हैं, आपको लगेगा कि इनको समझ कम है, कोई बात नहीं, इनको समझ कम है, कोई बात नहीं, आपके मन में विचार जन्म लेगा। तो फॉरगिवनेस पिलर है, ऐसा मजबूत पिलर है जो अध्यात्म की जर्नी में आपके लिए अम्ब्रेला बन के काम करेगा। एक ऐसा अम्ब्रेला जो आपकी जर्नी में आने वाली हर रुकावट को आपसे दूर कर देगा। और ग्रेटिट्यूड आपकी प्रेजेंस लाइफ में आपके साथ चलेगा। मतलब दोनों हाथों में दो तलवारें हैं और तलवारें चलानी आपको आनी चाहिए। एक में फॉरगिवनेस और एक में ग्रेटिट्यूड है, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकती। आपका लेवल जो है ब्रेन का और बॉडी का वो अलग हो गया, ठीक है। कहते हैं कि परम शांति का अनुभव करने के लिए घंटों घंटों मेडिटेशन या किसी गुरु का हाथ आपके सिर पे हो, ये मेडिटेटरी नहीं है। परम शांति का अनुभव करने के लिए अंदर ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस हो, तो ऑटोमेटिक आप उस अनुभव को कर सकते हो। जितने भी बेहतरीन अनुभव हैं मेडिटेशन के, वो आप फॉरगिवनेस, बैठने से पहले फॉरगिवनेस करो, उठने के बाद फॉरगिवनेस करो, रात को सोते हुए फॉरगिवनेस प्रेयर करो और थैंक यू करो। आप पाएंगे कि दुनिया के बेहतरीन अनुभव आपके साथ जुड़ने लगे हैं और आप कामयाबी की ओर बढ़ने लगे हैं। और अध्यात्म का तो बेस ही फॉरगिवनेस है। मतलब अगर आप रेकी जैसी चीज़ की बात कर रहे हो, तो रेकी को लोग बहुत शुरुआती दौर मानते हैं। हम में से, मेरे हिसाब से, कुछ लोग बिल्कुल नहीं होंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने रेकी भी पहले नहीं सुना होगा कभी भी, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि रेकी अध्यात्म में शुरुआत का पहला कदम है, ऐसा माना जाता है। मैक्सिमम लोग जो अध्यात्म में आते हैं वो रेकी के द्वारा ही आते हैं। तो नींव है जी, मतलब आपका बेस है फॉरगिवनेस। अगर आपने फॉरगिवनेस किया, मैं ये नहीं कहता पहले दिन आप किसी को दिल से फॉरगिवनेस कर सकते हो, टाइम लगता है, लेकिन ब्रेन से डेटा डिलीट होना शुरू हो जाएगा। वो सारा डेटा आपके दिमाग से डिलीट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट जैसी चीज़ें आप लेके घूम रहे हो। और बीमारी की जड़ है ये सारी चीज़ें, बीमारी की जड़ है ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं, एक फॉरगिवनेस प्रेयर हम करते हैं प्रकृति के साथ, ठीक है जी। आपको फॉरगिवनेस का एक नियम बता देता हूँ। रात को सोते हुए आप सबके साथ फॉरगिवनेस कर दो। किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लो कोई पर्टिकुलर आदमी आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है या आप उससे परेशान हैं, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो आप उसके चेहरे को इमेजिन करो, उसका नाम लेके भी आप फॉरगिवनेस कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रुप का नाम लेके भी फॉरगिवनेस कर सकते हो। ये समझ लो कि आपकी आत्मा का भोजन है ये। जितना ज़्यादा फॉरगिवनेस आप करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअल ग्रो करोगे। और कहते हैं लोग ना रिग्रेशन में मरते हैं, लोग मरते हैं ना, मरना नहीं चाहते पर मरते हैं, ठीक है। और रिग्रेशन में मरते हैं, मेरी अंतिम इच्छा ये रह गई, मेरा ये रह गया, वो रह गया, और ऐसे ऐसे कांड करवा जाते हैं मरने से पहले जो आप सोच नहीं सकते। किसी की तो शादी करवा देंगे, मेरे पास तो कम दिन बचे हैं, शादी कर ले भाई। तो किसी की शादी हो जाएगी तो कहेंगे जी बच्चे पैदा कर लो, ठीक है जी, अपने बच्चों की शक्ल दिखा दो। फिर अगर उसके बच्चे हो जाएंगे और उसको बेचारे तैयार भी नहीं होंगे, तेरी शादी और देख लूँ फिर चला जाऊँगा, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे मतलब काम करवा के चले जाते हैं कि आपको तो जाना ही है, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे काम करवा जाते हैं अपनी इच्छाओं को लेके कि आदमी परेशान होते हैं, लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं जो मरने के लिए तब भी तैयार ही नहीं है, मृत्यु को
एक्सेप्ट ही नहीं करते और सही तरीके से प्रॉपर्टी के बंटवारे नहीं करते, बिल नहीं लिखते, ये कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जाते मतलब 4 दिन बाद ही चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और भाई भाई का दुश्मन हो गया जिसने एक थाली के अंदर खाया था। गलत डिसीजन होते हैं ना जी, गलत डिसीजन। माँ बाप के होते हुए कोई बात नहीं करता, लेकिन माँ बाप चले जाए तो चौथे दिन सब आमने सामने खड़े होते हैं, चौथे दिन। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स पहले ही वो डिसीजन करके चले जाए तो बहुत सारे केसेस के अंदर लोग कबूल नहीं करते सच्चाई को। और फॉरगिवनेस भी एक सच है। फॉरगिवनेस एक ऐसा सच है कि रिग्रेशन में नहीं जाने देगा। ये नहीं जाते हुए ये नहीं कहेंगे कि जाते हुए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जाते हुए आदमी मैं सबसे माफी मांगता हूँ, बहुत सारे केसेस है, हाथ जोड़ते हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे, प्रिपेयर है। मृत्यु कहते हैं पेनफुल नहीं होती उस वक्त पे अगर आप डेली बेसिस पे फॉरगिवनेस करते हो। मृत्यु प्लेजर वाली होती है उस वक्त पे। मृत्यु एक सच है ना। मृत्यु का मतलब क्या है? सोल की प्रमोशन, शरीर का पुनर्निर्माण। कुछ बुरा तो नहीं है, एक परिवर्तन ही तो है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो खुशी खुशी हो, वो खुशी खुशी हो। फॉरगिवनेस हमें वो शक्ति देती है। ठीक है जी। तो अपने कर्म की माफी मांग लेना, जिन कर्मों का हिसाब मेरे पास नहीं है, पर्टिकुलर व्यक्ति से माफी मांग लेना, पर्टिकुलर ग्रुप से माफी मांग लेना। अब कहते हैं कि कोई अगर इस दुनिया से जा चुका है तो क्या उससे माफी मांग सकते हैं? क्यों नहीं मांग सकते? सोल नेवर डाई, सोल नेवर डाई। वो आत्मा के स्वरूप में कहीं ना कहीं होगा, हमें उसका आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, हमें उनका आशीर्वाद तो मिल ही सकता है। तो हमें इस तरीके से फॉरगिवनेस प्रेयर के नियम को फॉलो करना है। तीसरा, पहले हम एक बार प्रकृति को फॉरगिवनेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लोज योर आईज, एक प्रेयर और करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना और करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। हे परमात्मा, आपके द्वारा बनाई हुई इस सुंदर प्रकृति को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके द्वारा बनाई हुई इस सुंदर प्रकृति को मैं नमस्कार करता हूँ। और आप और प्रकृति, आप और प्रकृति जो मुझसे अनकंडीशनल लव करते हैं, जो मुझसे निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं संपूर्ण प्रकृति के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पेड़ पौधों का, मुझे निस्वार्थ रूप से अपनी सर्विस देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों का, जो अपना अपना कर्म करके इस प्रकृति को बैलेंस किए हुए हैं। छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान सूर्य का, जो हमें हर रोज रोशन करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ चंद्रमा का, जो हमें हर रोज अपनी ठंडक से शोभित करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश का। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, जाने अनजाने में प्रकृति के किसी भी काम में अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई हो, प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अच्छे आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और क्योंकि मैं एक हीलर बनने जा रहा हूँ, मैं एक हीलर बनने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझूंगा और निभाऊंगा। ऐसा मैं आपसे वचनबद्ध रहूंगा। और प्रकृति के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं हमेशा करूँगा। मैं आपका और प्रकृति का और हर उस प्राणी का, जीव आत्मा का, सजीव और निर्जीव चीज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे अपनी सर्विस दे रही हैं, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन योर आइज। पता है, जीवन में जब हम इस तरीके की प्रार्थनाएं करते हैं, हम प्रकृति के कितने क्लोज चले जाते हैं, प्रकृति हमारे कितने क्लोज आ जाती है, हम कितने खुद को कितना शांत महसूस करते हैं उस वक्त पे। और अच्छा लगता है। आज तक तो नहीं हम इतनी गहराई में जाते डेली बेसिस पे। जब इतनी गहराई में जाके प्रार्थना करेंगे तो अच्छा लगता है।
अगली वर्कशॉप जो मैं आप लोगों को एक सरप्राइज आज हम देने वाले हैं वो ये है कि नेक्स्ट जो हम क्लास करने वाले हैं रेकी के बाद, और इस क्लास का नाम बड़ा प्यारा सा है, आप सबको खुशी होगी। हमारी क्लास का नाम है टॉक विद ट्रीज। हम आपको पेड़ पौधों से बात करना सिखाएंगे। पेड़ पौधों से कैसे बात करते हैं, पेड़ पौधों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, और पेड़ पौधे किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आपका एक छोटा सा प्लांट कितना इमोशन रखता है जो आपके घर के अंदर है, और वो कैसे आपकी बात सुनकर रिस्पॉन्ड करेगा, और एक बड़े से बड़ा पेड़ जिससे आप जीवन में पहली बार मिले हो वो आपके साथ किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। बट बता देता हूँ, पेड कोर्स है, किसी के लिए महंगा हो सकता है, किसी के लिए सस्ता हो सकता है, लेकिन करना सबको ही है। और हमारी फीस रहेगी मिनिमम, हर व्यक्ति जो इस क्लास से बेनिफिट ले 10 पेड़ जरूर लगाए। बेनिफिट लेने के बाद जिस दिन आपको लगे ना कि हाँ जी पेड़ पौधे हमसे बात करते हैं और ये हमारी बात सुनते हैं, उस दिन आप हमारी फीस पे करना। मिनिमम 10 पेड़ जरूर लगाना सभी व्यक्ति, जब आपको लगे तो, ये चीज़ आपको समझ में आए तो, कि मतलब हाँ ये बात करते हैं। ठीक है जी, तो अगली क्लास हम वही करने वाले हैं, और देखना उस क्लास को करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है और प्रकृति के साथ आप कितने ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है जी। अभी तो ग्रीन ग्रीन जगहों पे जाने में मज़ा आता है ना, हमें यहाँ ग्रीनरी है वहाँ ग्रीनरी है। अभी आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा जब हमें पता लगेगा कि हम ग्रीनरी को क्रिएट करने वाले हैं, वी आर ए क्रिएटर। दैट टाइम खुशी अलग होगी हमारी। ठीक है जी। तो अब समझते हैं हम ऊर्जा। अभी हमने सुने अध्यात्म के नियम, हमने समझे हैं ऊर्जा के नियम समझे हैं। अब हम तीसरे नियम की तरफ मूव करते हैं। तीसरा नियम बहुत अच्छा है हमारा। ठीक है, हमारा तीसरा नियम है जो कि ये बताता है कि हमारा शरीर ऊर्जा के द्वारा संचालित है, और शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जाएं चलती हैं। ठीक है, इसको आपने सुना होगा ऑरा बॉडी। शरीर के चारों तरफ जो ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं ऑरा बॉडी। और ऑरा बॉडी 2 तरीके से कम्युनिकेशन करती है, एक मेंटल ऑरा, एक मेंटल ऑरा, और एक जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ऑरा। ठीक है जी। मेंटल ऑरा क्या होता है, फिजिकल ऑरा क्या होता है, हम ये समझेंगे। मेंटल ऑरा का मतलब समझिए, पहले फिजिकल ऑरा समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे। 7 चक्रों के हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोग बिल्कुल नहीं है। तो सातों चक्र क्या काम करते हैं, वो 7 चक्रों का हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के साथ रिश्ता होता है। सारे ऑर्गन्स के साथ उन 7 चक्रों का रिश्ता होता है। वो 7 चक्रों को दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलें, मोबाइल है। और मोबाइल की अगर बैटरी निकाल दी जाए तो ये क्या है, ये डिब्बा है। बिना पेट्रोल की 2 करोड़ की कार भी क्या है, बिना डीजल और पेट्रोल की सड़क पे खड़ी है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एक एक बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर होती है। ठीक है, और वो ऊर्जा हमारे चक्रास के अंदर आती है। चक्रास काम करते हैं ऊर्जा को फिल्टर करने का। चक्रास काम करते हैं ऊर्जा को फिल्टर करने का, और वो ऊर्जा फिल्टर होकर हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन तक जाती है, हर एक ऑर्गन तक। शरीर के जिस भी ऊर्जा ऑर्गन के अंदर ऊर्जा कम या ज़्यादा होती है, या ऊर्जा का फॉर्म चेंज हो जाता है, उसी ऑर्गन के अंदर बीमारी बनती है, बाकी किसी ऑर्गन के अंदर बीमारी नहीं बनती है। तो अभी आप समझेंगे कि ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ऊर्जा सिर्फ अपना रूप रंग बदलती है, रूप रंग बदलती है। तो ऊर्जा कैन बी पॉजिटिव और ऊर्जा कैन बी नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो यूनिवर्सल हो रहा है हमारा, मतलब जो सबके पास एक समान है, उसमें सबके पास पॉजिटिव ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। और एक जो हमारे पास दूसरा ओरा है जिसको हम बोलते हैं मेंटल ओरा, वो क्रिएटेड बाई अस है। उस ऊर्जा के अंदर हम अपनी ऊर्जा को मिलाते हैं रूटीन लाइफ के अंदर। तो वो ऊर्जा हमारे मेंटल ओरा से है। वो कैसे है कि हमारे दिमाग में विचार है, विचार जिसको हम बोलते हैं मेंटल ओरा, और वो विचार डिसाइड करते हैं शरीर के किस हिस्से में बीमारी होगी और किस हिस्से में बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अब जिसके पास विजन होगा, जिस व्यक्ति के पास विजन होगा, वो व्यक्ति बीमारी से दूर रहेगा। और जो व्यक्ति विजनहीन है, मतलब जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, उसके पास बीमारी ज़्यादा होगी। समझिए,
लाल कृष्ण आडवाणी जी को अगर रात को सोते हुए कह दें जी चलिए मोदी जी ने बुलाया आपको राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो नींद में भी चल पड़ेंगे, नींद में भी चल पड़ेंगे। कारण विजन है, उस व्यक्ति की ख्वाहिशें हैं, उस व्यक्ति के पास क्या है, ख्वाहिशें हैं, जीवन जीने का एक लक्ष्य है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ठीक है। और एक व्यक्ति है जिसको लेटर आया कि 5 साल रह गए रिटायरमेंट के, ठीक है। देखना जॉब करने वाला व्यक्ति जॉब में बिल्कुल परफेक्ट होता है, हट्टा कट्टा होता है, कहाँ तक, 55 साल की उम्र तक। जहाँ 55 से 58 का टाइम आता है ना, वो आदमी डाउन होना शुरू हो जाता है। और 58 के बाद जो व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो वो एकदम से डाउन होना शुरू हो जाता है ज़्यादा, अगले 3-4 साल में वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य खत्म हो गया, उस व्यक्ति के पास अभी विजन नहीं है। तो हम में से ऐसे आदमियों के बारे में तो मैं यहाँ कम बोलूँगा, लेकिन फीमेल के बारे में ज़रूर बोलूँगा। फीमेल्स के लिए ऐसा ट्रीटमेंट बना हुआ है हमारे समाज के अंदर कि पढ़ो लिखो, शादी करो, शादी करने के बाद में डिसाइड होगा कि आपको जॉब करनी है कि नहीं। वो आपके इन-लॉज या आपके हस्बैंड डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब करना है या नहीं करना। फिर बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करके बच्चों को पालो, और फिर बच्चे पल जाएं तो उनके बच्चे पैदा करवाओ, उनकी शादी करवाओ, उनके बच्चे पैदा करवाओ, फिर उनके बच्चों को पालने का काम करो। उसके बाद ठीक है, बैठ जाओ आराम से। यही है सिस्टम पूरा का पूरा। तो मतलब विजन नहीं है समाज में, महिलाएं कम हैं जिनके पास विजन है। आदमी को चलना है, कमाना है, और आदमी यही सोचता है मैं मरते दम तक कमा लूंगा। एज कंपेयर मैन, फीमेल, एक फीमेल आदमी से 8 गुना ज़्यादा मेहनत करती है। किसी भी घर की बात कर लो, चाहे वहाँ पे नौकर चाकर भी है, मेंटल वर्क भी करती है वो। आदमी पैसा कमाने की टेंशन और परिवार की टेंशन, दोनों में फ़र्क है। और एक फीमेल आदमी के पैसा कमाने की टेंशन तो लेती है और परिवार की टेंशन भी लेती है। कोई आदमी घर पे आके ये कह दे कि बॉस ने कह दिया है कि नौकरी कम दिन चलेगी अभी, मतलब कभी भी जा सकती है जॉब, तो आदमी निश्चिंत होकर सो जाएगा, लेकिन औरत को नींद नहीं आएगी। लेडीज को उस टाइम पे नींद नहीं आएगी। इनकी जॉब को कुछ हो गया तो, इनकी जॉब को कुछ हो गया तो, काइंड ऑफ ऐसा हमारा सिस्टम है समाज का, ठीक है। तो विजनलेस है। सबसे पहले अध्यात्म, जैसे आप रेकी सीख रहे हो तो रेकी हमें विजन देता है कि अब मुझे क्या करना है। मुझे कुछ भी नहीं करना तो प्रकृति की सेवा तो कर ही सकता हूँ, पेड़ पौधों की हीलिंग तो कर सकता हूँ, जीव जंतुओं की हीलिंग तो कर सकता हूँ। एक विजन वाली चीज़ मेरे पास आ गई, और जिसको करके मेरे पास सेटिस्फेक्शन है। सभी व्यक्तियों से पूछो कितने लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं, सबके हाथ खड़े होते हैं, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए एनजीओ बनाना पड़ता है, उसके लिए संस्था बनानी पड़ती है, वो संस्था नहीं बनती, वो एनजीओ नहीं बनता। कानून दाव पेच है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, नहीं बनता। बट रेकी के अंदर आपके पास विजन है, फ्री में लोगों की हीलिंग करो ना, आप भला करना चाहते हो ना, आपके पैसे लग रहे ना उनके पैसे लग रहे, बिना संस्था बनाए भी आप समाज का भला कर पा रहे हैं, बिना संस्था बनाए भी लोगों के रिश्ते बचा पा रहे हैं, बिना संस्था बनाए भी आप पेड़ पौधों की सेवा कर पा रहे हैं, बिना संस्था बनाए भी आप हजारों लोगों की, जीव जंतुओं की मदद कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो ये रेकी हमें विजन देती है। हमारे मेंटल ऑरा चलता है 2 प्रकार से। पहला, आपने मुझे कुछ कहा और मैं बुरा मान गया और मैंने खुद ही बुरा सोच लिया। 2, हर नेगेटिव विचार शरीर से बॉडी में ट्रेवल करता है 2 साल के अंदर, ठीक है। इट कैन बी, आप कितना रिपीट बोल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हर बीमारी का एक रूट कोज है। एक किताब का नाम लिखिए आप सब, एक किताब का नाम आप सभी व्यक्ति लिखिए, यू कैन हील योर लाइफ। बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है जी। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी सभी में मिलती है। और इसका पीडीएफ मैं भक्तांबर हीलिंग ग्रुप में भी डाल दूंगा, अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा। और फॉरगिवनेस प्रेयर भी आपको सरिता मैडम से मिल जाएगी और राशि मैडम से मिल जाएगी। भक्तांबर हीलिंग ग्रुप के अंदर आपको किसी भी प्रकार के मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी है, दीदी आपको दे देंगी। दूसरी चीज़, यू कैन हील योर लाइफ बुक है लुइस हे की। ये किताब आपके पास होनी ही होनी चाहिए जब आप माइंड पावर, रेकी जैसी चीज़ सीख रहे हैं। तो इस किताब के अंदर आपको मिलेगी एक प्यारी सी चीज़ जिसमें लिखा हुआ है कि ये सोचने पे ये बीमारी होती है और ये सोचने पे ये बीमारी होती है, ठीक है। पता लगा किसी को कैंसर है तो उस व्यक्ति को हम पूछ सकते हैं कि क्या आपको सुसाइडल थॉट आते थे,
क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जहाँ पे आपको जीवन से प्यार नहीं था? वो व्यक्ति कहेगा हाँ। आपको पता होगा कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उस प्रॉब्लम के पीछे का विचार क्या है, और फिर उस विचार का आहार क्या है। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जीवन से प्यार नहीं है, तो हमने उसकी हीलिंग तो करी, साथ में एक पर्ची भी लिख के दे दी, बोला कि ये थॉट मेडिसिन है, विचारों की दवाई बोलते हैं जिसको हम, ये आप रखिए, रात को सोते हुए 100 बार 200 बार बोल के सोना है। तो बोलेगा मैं जीवन से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे जीना पसंद है और मैं ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ। वो बोलेगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो बोलेगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और ऐसी छोटी से छोटी बीमारी, आँख की, कान की, नाक की, टांग की, सारी बीमारियों के रूट कॉज इसके अंदर लिखे हुए हैं किताब के अंदर, और बदले में क्या लैंग्वेज हमें बोलनी है वो भी लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से वो कर सकते हैं, क्या नाम है, थॉट मेडिसिन भी लोगों को आप दे सकते हैं। जो भी हमारे जीवन के नेगेटिव विचार हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हैंग करते हैं। गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं, शरीर कांपता है। बीपी हाई हो गया तो क्या हो गया, आपको ब्रेन हेमरेज जैसी बात आ गई। ट्यूमर आता है सुसाइडल थॉट के ऊपर। हार्ट अटैक कब होता है, जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, किसी एक ही फियर को पकड़ के बैठ जाएं और ज़्यादा सोच लें तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी बनती है शरीर के अंदर। ठीक है, इन सारी बीमारियों के रूट कोज है हमारे मेंटल ओरा के अंदर। तो हमें कब कहाँ और क्या बोलना है वो डिसाइड करता है हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी और नहीं होगी। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप रेकी हीलिंग की बात करते हो तो रेकी क्या काम करती है, एक ऊर्जा मुझे अंदर से चला रही है और उसी ऊर्जा का एक्सिस मैंने लिया और उस ऊर्जा से मैंने खुद को, मुझे लगता है खुद को हील करना शुरू किया। ठीक है जी। तो जो भी कुछ चल रहा होगा शरीर के अंदर नेगेटिव, वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम खुद की हीलिंग करेंगे, खुद की हीलिंग करना सीखेंगे, वो सब कुछ पॉजिटिविटी के अंदर बदल जाएगा। और वो पॉजिटिविटी क्या काम करेगी, मुझे सबसे पहले स्वस्थ करेगी। याद रखिएगा, जो व्यक्ति जितना स्वस्थ है, आप जवानी में ज़्यादा स्वस्थ होंगे बहुत सारे लोग। आजकल के बच्चे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, मतलब चलवा लो आप 100 की स्पीड पे बाइक, स्कूटियाँ चलवा लो 70 की स्पीड पे, किसी चीज़ की केयर नहीं करते। जितना स्वास्थ्य होगा उतना ही मजबूत होगा उसका दिमाग, उतना ही वो व्यक्ति हेल्दी विचार रखता है अपने दिमाग के अंदर। और जैसे जैसे व्यक्ति खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगता है तब उसके विचार को नेगेटिविटी को करना शुरू करती है। तो स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ विचार भी होंगे हमारे पास। और स्वस्थ विचार स्वस्थ शरीर का भोजन है। मतलब हमारे शरीर का जो भोजन है ना, वो खाने से ज़्यादा हमारा विचार है, हमारे स्वस्थ विचार हैं। जितने स्वस्थ विचार होंगे उतना अच्छा। कुछ भी समझ में ना आए ना, कुछ भी समझ में ना आए, नेगेटिव विचार आ रहा है कुछ भी, तो दिमाग में एक विचार लाओ। अपने घर के बाथरूम का दरवाजा बंद करते हैं ना, तो उसके पीछे लिख लो मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। घर के दरवाजों के पीछे लिखो, रात को सोते हुए सामने लिख लो मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। सिर्फ इतना ही बोलना शुरू कर देंगे ना, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। जब कोई आदमी आपके साथ नेगेटिव बात करेगा ना, तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करोगे और आप उसको कहोगे थिंक पॉजिटिव। अच्छा बोलो भाई, अच्छा बोलने के पैसे नहीं लगते, अच्छा सोचने के पैसे नहीं लगते। बुरा बोल के आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा बोल के आपके पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है उस स्टेज के अंदर। तो हमें ये बिहेवियर करो। ठीक है, कहते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट आइडिया बिलियनियर्स को जो आए हैं, और वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए आए हैं। पता आपको ये बात, वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए उनको ऐसे ऐसे आइडियाज आए हैं जिनसे उन्होंने टेक्नोलॉजी में चमत्कार कर दिए। तो हम भी अपने दरवाजे के पीछे लिख लेते हैं मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, मेरे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। क्या बुराई है? कुछ नुकसान है तो हम ना लिखें, और कुछ फ़ायदा है तो मेरे हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी को 90 साल जीना है तो वो 99 ईयर जिएगा, और किसी को 70 साल जीना है तो वो भी 99 ईयर जिएगा। लेकिन जीना सब चाहते हैं, बट स्वस्थ रूप से। तो हम स्वस्थ रहेंगे अगर हम ऐसा सोचेंगे। देखो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना आपको ये आदत डालने में, ये आदत आपको ऐसे डल जाएगी 5-7 दिन के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको कहीं एक विचार ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सुबह सुबह टकरा जाए, तो वो जगह आपका वॉशरूम ही बनता है, जहाँ सुबह सुबह ये विचार आपको टकरा जाए। ठीक है जी। इम्पैक्ट होता है विचार का शरीर के ऊपर, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। आप करके देख लीजिए। कोई प्रेग्नेंट लेडी के सामने फोटो क्यों लगाते हो क्यूट बच्चे की?
लगाओ किसी नीग्रो की फोटो लगा दो, किसी अफ्रीकन की या मंकी की फोटो लगा दो, चिंपैंजी की फोटो लगा दो, आप देखो फिर बच्चा कैसा आएगा। विचार इम्पैक्ट करता है। आप उस बच्चे की शक्ल चेंज हो जाएगी उस लेडी के देखने से, ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, शक्ल बदल जाएगी, यकीन मानिए। तो समझिए कि वो चीज़ मेरे सामने आ गई कि भाई मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं तो शक्ल नहीं बदलेगी क्या? हमारा ऑरा बदल जाएगा, हमारा बात करने का तरीका बदल जाएगा। और जब आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना गजब है आपके दिमाग के अंदर। इम्पैक्ट ऐसा है कि आज तो कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। इफ यू आर पॉजिटिव पर्सन तो लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपके फैन हो जाते हैं, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो फिर ये वो चीज़ है जहाँ मेरे पास पाने के लिए ही सब कुछ है, सब कुछ पाने के लिए और खोने के लिए है। और जेब से पैसे नहीं लग रहे, लोग मेरे फैन बन गए। जेब से पैसे नहीं लग रहे, लोग मेरे फैन बन गए। जब इतनी अच्छी डील हमें मिल रही है तो फिर अगर हमने अपने आप को रोक रखा है तो वी आर रॉन्ग। तीसरा नियम कहता है थिंक पॉजिटिव, ठीक है। सिचुएशन कितनी भी बुरी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कह दो कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आता है, तो आप समझो दिमाग की संरचना बदल जाएगी। जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है और पैसे की ये रेखा होती है, वो अपने हाथ की फोटो मुझे भेज दें, मैं उनको रेखा बना के दे देता हूँ। आप यकीन मानिए, एक लाइन बोलूंगा सिर्फ, वो लाइन बोलो, पैसे आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं, लेकिन वो रेखा छप जाएगी आपके हाथ पे। हाथ की किसी भी रेखा को बदला जा सकता है। भाई ब्रेन का ही तो प्रिंट है, ब्रेन ही तो प्रिंट करता है, प्रिंटर तो यहीं पे है ना, यहाँ पे तो रिजल्ट है, प्रिंटर यहीं पे है। आप बोलो, आपके हाथ पे रेखा बन जाएगी। जो लोग मेरे को कहते हैं कि भाई साहब विदेश जाना है, विदेश यात्रा की तो लाइन ही नहीं है, लोग भाई साहब लाइन बना देते हैं, लाइन बन जाएगी। 15 दिन बाद आते कहते लाइन बन गई थी, अभी हल्की है, मैं बोलता हूँ डार्क भी हो जाएगी। पर सर विदेश जाने का नहीं नाम बना, मोदी जी ने फ्लाइटें बंद कर रखी हैं। भाई साहब विदेश जाने की लाइन पूछी थी, लाइन बन गई है, जाना ना जाना आपके हाथ में है, ठीक है। आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, अपने शरीर के किसी भी ऑर्गन के अंदर बदलाव कर सकते हो, किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। इतनी पावरफुल विद्या है रेकी। और आपका मेंटल ओरा, अगर आपने अपने मेंटल ओरा के साथ डील कर ली तो आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है जी। लोग 21,000 51 हजार रुपये लेके आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं जी, हीलिंग कर दो जी, हीलिंग कर दो हमारे परिवार के व्यक्ति की, ठीक है जी। कितना पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है जी। अब तीसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज यूनिवर्सल ओरा। हमें गड्ढे से नदी में आना है, हमें एक तालाब से नदी बनना है सबको। ऊर्जा के नियम में अभी हम में से बहुत सारे व्यक्ति तालाब हैं। तालाब का मतलब जो ऊर्जा हमें चला रही है, बस वही ऊर्जा हमें चला रही है, हमारा खुद का कोई एफर्ट नहीं है उसके अंदर। जो ऊर्जा मुझे चला रही है, जो ऊर्जा आपको चला रही है, वो हमें चला रही है, हमारा खुद का कोई एफर्ट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जैसे आपके घर, आप लोगों ने तालाब तो देखा होगा, या बारिश के टाइम पे भी, मतलब बारिश के महीने चल रहे हैं तो आपने देखा होगा गड्ढों में पानी भर जाता है, पर वो पानी गंदा होता है, हम उसको पी नहीं सकते। उस पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। जहाँ भी रुका हुआ पानी होगा वो गंदा होगा और हम उसको पी नहीं सकते। ऐसे ही अगर आप कहीं घूमने गए और नदी किनारे खड़े हो, आपको प्यास लग गई, तो आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नदी बह रही है, हाथ से उठा के पानी पी लो। अब गंगा में एवरेज कितनी लाशें रोज मिलती हैं पता है आप लोगों को? और कितने लोग कूड़ा फेंकते हैं ये भी पता होगा। गंगा नदी के अंदर कितने लोग कूड़ा फेंकते हैं और कितने लोग, कितनी लाशें वहाँ मिलती हैं और कितने जीव जंतु मरते होंगे, कितने जीव जंतु मरते होंगे, मतलब लाखों करोड़ों, ठीक है। गंगा बह रही है, दुनिया के किसी भी कोने से पानी उठा लो और पी लो। यमुना बह रही है तो यमुना का पानी पी लो, बहती कम है यमुना, ठीक है। जो भी नदियां बह रही हैं, आप बहती हुई नदी का पानी पी सकते हो, लेकिन आप वो नहीं कर सकते, गड्ढे का पानी नहीं पी सकते। ऐसे ही हमारा शरीर ऊर्जा के द्वारा संचालित है, सभी का शरीर, हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा है जो हम सबको चला रही है, बट वो ऊर्जा हमें चला रही है, हमने उस ऊर्जा में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डाला हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर से ऊर्जा को निकालने का नियम सीखना है कि पुरानी ऊर्जा को निकालें और नई ऊर्जा को धारण करें, पुरानी ऊर्जा को निकालें और नई ऊर्जा को धारण करें। तो इससे क्या फायदा होगा?
अभी एक तो विचार है, मान लो विचार है सुसाइड का, तो सुसाइड का विचार पकड़ लिया आपकी किडनी ने पकड़ लिया मान लो, तो किडनी को अंदर वो विचार भी है और वो ऊर्जा भी है, दोनों ही पुरानी है, तो मतलब चांसेस है ना किडनी में बीमारी लग सकती है। ठीक है जी। किसी को कोई गुस्सा नहीं छोड़ रहा तो विचार घुटनों ने पकड़ लिया, और तो चांसेस है घुटनों में बीमारी लग रही है। बीमारी ऐसे तो नहीं आती हेलो मैं आ गई मुझे रिसीव करो, बीमारी ट्रैवल करती हुई आती है, अचानक से प्रकट होती है, धीरे धीरे आती है, बहुत साइलेंट आती है शरीर के अंदर, किसी को पता नहीं चलता। साइलेंटली आती है ना, एकदम तो नहीं आती। सब्जेक्ट टू एक्सीडेंट ना हो या सुसाइड नहीं कर रहा कोई व्यक्ति, तो बीमारी बहुत साइलेंटली शरीर के अंदर आती है। तो जब वो साइलेंटली बीमारी आती है शरीर के अंदर, तो वो एकदम नहीं आई, वो धीरे धीरे आई। जैसे लोग कहते हैं कि अचानक से वो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, ऐसा बोलते हैं ना, अचानक से बारिश आ गई। अचानक से कभी कुछ हुआ इस जीवन में? कभी कुछ नहीं हुआ। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से तो मृत्यु का कम डाउन शुरू हो गया था आपका, उसी दिन तो एक एक दिन घटना शुरू हो गया था। तो अचानक तो नहीं आई ना मृत्यु। मृत्यु तो उसी दिन से साथ चल रही है, जिस मोमेंट पे आपने बर्थ लिया उसी दिन से एक एक दिन घटता चला जा रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? और हम कहते हैं कि मृत्यु अचानक आई। जिस दिन बादल ने, एक बादल समंदर से 6 से 7 महीने लगा देता है पानी इकट्ठा करके और आपके ऊपर बरसाने तक, तो हम कहते हैं अचानक से बारिश आई। अगर आप गौर से मौसम विभाग के अनुसार सोचोगे तो वो बादल ने कब ट्रैवलिंग शुरू करी थी उसका डेटा निकालोगे तो पता लगेगा। तो बेचारा 6 महीने से सफ़र कर रहा है, एकदम थोड़ी आया वो बारिश करने के लिए हमारे पास, एकदम थोड़ी आता है। ना ही एकदम मृत्यु आती है, ना ही एकदम बीमारी आती है, और ना ही एकदम बारिश आती है। और हम अपने परसेप्शन में डाल के रखते हैं कि ऐसा हो गया। एकदम कभी कुछ नहीं होता, एकदम कभी कुछ नहीं होता। आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ गुस्सा कैसे काम करता है। MS धोनी मूवी किस किसने देखी है? MS धोनी मूवी सबने देखी है? जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। MS धोनी मूवी में एक सीन आया कि धोनी ने बड़े अच्छे रन बनाए, धोनी ने बहुत अच्छे रन बनाए, और तभी युवराज की एंट्री हुई और युवराज सिंह ने उसका मैच धो दिया पूरे तरीके से, अकेले नहीं धो दिया युवराज सिंह ने। ठीक है। जिस दिन धोनी ने रन बनाए थे और उस नाइट पे उसका युवराज सिंह से आमना सामना हुआ, तो धोनी ने और युवराज सिंह ने एक दूसरे को बहुत एटीट्यूड से देखा, गुस्से से देखा एक दूसरे को, और वो चले गए। नेक्स्ट डे युवराज सिंह ने एक ही दिन में धोनी के बराबर के रन बना दिए, पूरा मैच पलट दिया। तो धोनी टेंशन में आ गया। धोनी बैठा था तो उसका दोस्त कहता है कि क्या हो गया अगर हम मैच हार गए? तो बोला मैच तो हार गए, बट मैच मैदान पे नहीं हारे, मैच उसी दिन रात को हार गए थे जिस दिन मैं उसको बदले की भावना से देख रहा था, युवराज सिंह को। मैच तो मैं रात को ही हार गया था जब मैं उसको बदले की भावना से देख रहा था, और अगले दिन तो सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ है मैदान के ऊपर। तो ये गहरा थॉट है। अगर आप सोचो कि ये रियल इवेंट है, तो MS धोनी अगर कहीं निकल के गया है ना, बहुत आगे गया है, तो उसके पीछे उसका ये सोच लेना कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई है और मुझे माफ़ी कहाँ पे मांग लेनी चाहिए थी। और वहीं पे कैप्टनशिप की बारी पे जब युवराज सिंह को कैप्टनशिप नहीं मिली और युवराज सिंह ने बड़ी नाराजगी दिखाई है, युवराज सिंह ने हमेशा, आपने युवराज सिंह को मैदान में गुस्सा करते हुए देखा ना हम लोगों ने युवराज सिंह को मैदान में गुस्सा करते हुए, तो कैंसर जैसी बीमारी प्रकट हो गई, कैंसर जैसी बीमारी प्रकट हो गई। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये एक लाइव इवेंट है हम सबके सामने कि विचार कहाँ पे काम करते हैं। दोनों ही सेलिब्रिटी हैं, दोनों में ही कैलिबर है, दोनों ही एथलीट है, लेकिन दोनों की सोच जो है वो उनको अलग कर गई। एक आदमी फॉरगिवनेस प्रेयर को फॉलो करते हुए कैप्टन कूल और वर्ल्ड कप जैसी चीज़ों को ले गया और सबके दिलों पे छा गया, और दूसरा व्यक्ति कैलिबर होने के साथ साथ, बहुत कैलिबर होने के साथ साथ वो व्यक्ति अटक गया कहीं ना कहीं। ऐसे ही हमारे इतिहास में एक दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप लोग समझें तो। एक व्यक्ति ने भारत की संसद में बम फोड़ा, भगत सिंह के नाम से उसको जाना जाता है, सबका फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है भगत सिंह। ठीक है, बट
भगत सिंह को समाज में वो इज्जत नहीं मिली जो उस व्यक्ति को मिली जिसने कहा कि मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल सामने कर दूंगा। किसके डिसीजन सही और किसके गलत ये तो अलग बात है, लेकिन फॉरगिवनेस करने वाला व्यक्ति भारत की करेंसी पे छप गया, भारत की करेंसी पे छप गया। और मकसद भगत सिंह का भी वही था, लेकिन उसमें बदले की भावना थी, उसमें बदले की भावना थी, इसीलिए उसको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही नेल्सन मंडेला को उठा लो, ऐसे ही ओबामा और ओसामा को उठा लो। ओसामा का क्या लक्ष्य था और ओबामा का क्या लक्ष्य था। जो भी व्यक्ति जीवन में माफ कर देने की शक्ति रखता है वो चरम तक जाता है, मतलब आप उसकी सक्सेस को रोक नहीं सकते। सब्जेक्ट टू की माफी दिल से आए, माफी दिल से आए, और कहा जाता है कि जिस दिन माफी दिल से आ गई उसी दिन वो माफी है, उससे पहले वो माफी नहीं है, उससे पहले वो माफी भी नहीं है। तो ऐसे 1000 एग्जाम्पल हैं कि आपकी जेब में पैसा होना, प्रॉपर्टी होना, आपका अच्छा दिखना, कोई भी चीज़ जीवन के किस पड़ाव पे आप खड़े हैं मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है नियम के प्रति। अगर नियम के प्रति आपका एटीट्यूड है कि मैं फॉरगिव करके उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ जहाँ पे मैं किसी भी तरीके से अलग हो जाऊंगा भीड़ से, और मैटर ये कहता है कि बदले की भावना रखी तो गुस्सा दबा के रखा तो सब घुटनों तक ही रहेगा, जमीन से टच नहीं होने देगा आपको। और वो घुटना इतना परेशान करता चलते हुए बाद में कि नी रिप्लेसमेंट करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, इससे अच्छा फॉरगिवनेस कर लें ना, माफ कर लें। जो गुस्सा वो कहता है, जो कहता है मैं माफ नहीं कर सकता, बिना बात का वजन अपनी पीठ पे क्यों रखा हुआ है। पीठ से संबंधित जितनी बीमारियां होती है ना उनको होती है जो कहते हैं मैं माफ नहीं कर सकता, बिना बात का वजन क्यों रखा हुआ है। कर्म की जर्नी में ये सोच के माफ कर दें कि हो सकता है जाने अनजाने में कोई मिस्टेक मुझसे ही हुई हो, अगर माफ कर दे तो कितना अच्छा जाएंगे। खुद को बेचारे की फीलिंग नहीं देनी कि मेरे साथ इसने गलत किया। किसी ने किसी के साथ गलत नहीं किया, कोई किसी के साथ अच्छा नहीं करता। हम एक लेसन लेने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर हैं और हमने लेसन लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये थॉट अगर हम अपने विचार में रख लें तो आप हीलर नहीं है उस वक्त पे, आप सुपर नेचुरल पावर वाले ह्यूमन है। ठीक है, क्योंकि आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को माफ कर दे। हम आदमियों में और औरतों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी को माफ कर दें। ये एक सुपर नेचुरल पावर हमें मिल गई कि हम किसी को माफ कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं दैट टाइम जब हम ये प्रेयर करते हैं तो। ठीक है, जहाँ मैंने तुझे माफ किया ये भी एक एटीट्यूड है, मैं माफी मांगता हूँ और मैं माफ करता हूँ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करके भूल जाओ। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें होल्ड नहीं करने होते। मान लो मैंने आपने एक बार गलती करी मैंने माफ किया, दूसरी बार गलती की मैंने माफ किया, तीसरी बार गलती करी मैंने माफ किया, चौथी बार आप फिर गलती करो तो माफी मांगने वाला गलत है। फॉरगिव के साथ फॉरगेट रखो। आप रिश्ते को रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, डजंट मीन कि आप उसको होल्ड भी करना है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे जीवन के अंदर जहाँ माफी मांग के और माफ करके आप भूल जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको रिकंस्ट्रक्शन करके उसी घर में दोबारा रहना है जहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें होंगी। तीसरा एंड इम्पोर्टेंट, हम ऊर्जा को निकालना सीखेंगे अपने शरीर से। ठीक है जी, ऊर्जा हमारे शरीर में 2-3 तरीके से ट्रैवल करती है, हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे और उन तरीकों से निकालते कैसे हैं। विचारों की ऊर्जा को क्रश करेंगे, क्रश मतलब एकदम न्यू करेंगे और पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे? पहला पहला मैं माफी मांगता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, जो भी मुझसे बात करता है मेरा फैन हो जाता है, जो भी मुझसे बात करता है मेरा फैन हो जाता है। ऐसी अफर्मेशन खाली टाइम में हम बोलेंगे सभी व्यक्ति। और एक इम्पोर्टेंट रूल, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, फॉरगिवनेस प्रेयर कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए नहीं करेगा। व्हेन यू आर ड्राइव तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रेयर में जैसे ही आप अपने ब्रेन को कमांड देते हो कि जब से मेरे सोल की जर्नी स्टार्ट हुई, तो सबकॉन्शियस माइंड डेटा एनालाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो एनालाइज करने के लिए आपको सुला देता है, सुलाता है वो। इसीलिए मैंने कहा नींद की गोली है जी, नींद की गोली। फॉरगिवनेस प्रेयर टैबलेट है नींद की, कि अगर आपने खा ली
मतलब जो व्यक्ति को नींद नहीं आती ना, फॉरगिवनेस प्रेयर करो, नशे में रहोगे, मतलब मज़ा आ जाएगा, ऐसी नींद आएगी। कुछ लोग तो ये कहते हैं प्रेयर करने के बाद कि सर सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये आया कि ऐसा लगे कई सालों के बाद चैन की नींद सो रहे हैं। और चैन आता ही है जब कोई रिवेंज ना हो तो दिमाग के अंदर। ठीक है। दूसरा, 2 अफर्मेशन आप अपने वॉशरूम में और अपने घर के दरवाजे पे, जो भी चीज़ रात को आपके सामने आती है वहाँ पे रखो कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, और मैं बिल्कुल स्वास्थ्य हूँ। हेल्थ प्रायोरिटी है तो हेल्थ की रख लो। मनी प्रायोरिटी है तो चारों तरफ से पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मनी की रख लो प्रायोरिटी। और कोई और प्रायोरिटी है आपकी, मकान की है तो मेरा घर बन रहा है, जो भी प्रायोरिटी है वो एक अफर्मेशन आप बना लो। 2 अफर्मेशन आप अपने पास लिख के रखिए हमेशा। ठीक है। देखिए जी, दरवाजा दरवाजा है बाथरूम का, बाथरूम का दरवाजा बाथरूम का दरवाजा है, लेकिन किस्मत का दरवाजा बन सकता है। चॉइस इज योर, चॉइस इज योर। मैं एक बार किसी व्यक्ति के बोर्ड पे, किसी का ट्रेनिंग रूम मैंने यूज़ किया और किसी के बोर्ड पे मैं अफर्मेशन किसी को समझाने के लिए लिख के आ गया ऐसे ही। ठीक है। और उस व्यक्ति ने मुझे अपना ऑफिस काम करने के लिए क्यों दिया था, सिर्फ इस वजह से दिया था कि उससे रेंट बियर नहीं कर पा रहा था, और मैंने उसको कहा कि मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा और मेरे को 6 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, तो उस व्यक्ति ने मेरे को अप्रूवल दे दी। और मैं उसके बोर्ड पे वो अफर्मेशन लिख के आ गया कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं। मैं अपना काम करके आ गया। और उसके बाद जब मैंने तकरीबन 3 महीने बाद उसी व्यक्ति को कहा कि भाई साहब एक सेशन और करना है, आपने रखा हुआ क्या ऑफिस? कह रहा ऑफिस तो रखा हुआ है, पर अब की बार सेशन नीचे की जगह ऊपर करना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब मैंने ऑफिस डबल कर लिया है, और आप जो लिख के छोड़ गए थे ना, उससे शायद मैंने बहुत कुछ बदल लिया है। मेरे को उसकी पावर समझ में आ गई है। कभी कभी कबूतर भी ज्ञान सुन के अमर हो जाते हैं, उसने शब्द बोला मेरे को। मतलब वो उस क्लास का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन वहाँ बैठा जरूर था, और उसने इसके सामने वो वर्ड डेली आए और उसने उसको यूज़ किया, एंड ही विल गेट बेनिफिट। विश्वास कीजिए, 18 तारीख को जो हमारी क्लास है ना, मनी अट्रैक्शन वर्कशॉप, 18 तारीख को, जिस भी व्यक्ति की पैसे की समस्या है, मैं 200% गारंटी देता हूँ, चाहे आप -6 करोड़ चल रहे हो, चाहे आप -6 करोड़ हो, मैं 200% गारंटी लेता हूँ, आप बाहर आएंगे उस प्रॉब्लम से। आपके ब्रेन के ब्लूप्रिंट चेंज कर दूंगा, मतलब पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। चाहे आप माइनस में हो तो प्लस में आओगे, और प्लस में हो तो और प्लस में जाओगे। क्यों नहीं आता पैसा? क्योंकि हमें धन का नियम नहीं पता। धन भी एक ऊर्जा है और उसका भी एक नियम है, और नियम समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो 18 तारीख को जो हमारा सेशन होना है, उसमें आप सबको अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को लेके आना है। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। बस 5-5, 10-10 लोग ऐसे लाओ जिसका आप भला करना चाहते हो, और जो अपना भला खुद भी करना चाहता है, जिसको पैसे की प्रॉब्लम हो, ऐसे व्यक्तियों को लेके आना आप लोग। ठीक है जी। तो ऊर्जा को निकालने का हम पहला मेथड अब ट्राई करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ऊर्जा को शरीर से कैसे निकालना है, तो कौन कौन अपने बाथरूम के दरवाजे पे, चाहे दरवाजा टूटा हो या बड़ा खूबसूरत हो, अफर्मेशन लिख के मुझे फोटो भेजने वाला है, या यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। दोनों काम आप लोगों को करने हैं। कौन कौन करेगा ये काम? उम्मीद करता हूँ सभी करेंगे, उम्मीद करता हूँ हम सभी करेंगे ये काम, और बाथरूम भी खूबसूरत हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। ओके। तो अभी हम देखते हैं, एक डेमो करते हैं। 2 हाथ हैं, सभी अपने हाथ ऐसे कीजिए, हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है। हाथों की उंगलियों को ध्यान से देखिए, अपने फिंगर्स को ध्यान से देखिए। फिंगर पे स्पाइरल नजर आ रहे होंगे, स्पाइरल नजर आ रहे हैं। पैरों में भी स्पाइरल है, हाथों में भी स्पाइरल है, ब्रेन में भी स्पाइरल है। ठीक है। और यूनिवर्स की जब फोटो देखते हो आकाशगंगा की, तो वो भी स्पाइरल है, वो भी स्पाइरल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब मैं और ब्रह्मांड, हमारे दिमाग के रास्ते से मेरा शरीर और ये ब्रह्मांड, हम सब जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो दोनों हैंड्स को ऐसे रब करेंगे अच्छे तरीके से कम 60-70 बार, बढ़िया तरीके से पूरी ताकत लगा के
इंटरप्ट करेंगे। और दोनों हाथों को इस तरीके से देखेंगे, महसूस होगा कि हाथों से कुछ निकल रहा है। अच्छे से मेहनत करो, पसीना नहीं आया किसी एक भी व्यक्ति को, अच्छे से करो, अलर्ट होके बैठो, स्पाइन स्ट्रेट। ऐसे देखोगे तो कुछ निकल के आ रहा है हाथ में से। क्या निकल के आ रहा है? कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है जी। इतना करंट है हमारे पास, 20 वाट का बल्ब जला दें हम। टेलीकिनेसिस सुना आप लोगों ने? अपनी आंखों से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, इतनी पावर है आपके ब्रेन के अंदर। आंखों से देख के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो, ठीक है जी। मैग्नेट पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर बोलते हैं इसको, ठीक है जी। अब ये महसूस हो रहा है आपको, ठीक है जी। अब इसी ऊर्जा को और इकट्ठा करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे इस ऊर्जा की एक बॉल बन रही है हमारे शरीर के अंदर। और इस ऊर्जा को निकालते हुए क्या कह रहे हैं, इस ऊर्जा को निकालते हुए हमारा भाव क्या है कि हे ब्रह्मांड, जो ऊर्जा आप मुझे हर रोज देते हो, जो ऊर्जा आप मुझे हर रोज देते हो, मैं इस ऊर्जा के द्वारा संचालित हूँ। मैं इस ऊर्जा को प्रकृति को देना चाहता हूँ, और प्रकृति में जिसको भी इस ऊर्जा की जरूरत है मैं उसको देना, ये ऊर्जा उसे मिले। आप ये ऊर्जा प्रकृति को, धरती माता को समर्पित करेंगे। हम सब इस तरीके से ऊर्जा निकालेंगे अपने हाथों से अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको इस तरीके से अपने दोनों हाथों में प्रसाद जैसे लेते हैं महसूस करेंगे, और मदर अर्थ को हम गिफ्ट करेंगे। जमीन पे आप लोग इसको छोड़ोगे और कहोगे प्रकृति में जिसको भी इसकी ऊर्जा, इस ऊर्जा की जरूरत है, ये ऊर्जा उस तक पहुंचे, ठीक है। ऐसे आप पर्टिकुलर अपने गमलों को भी ऊर्जा दे सकते हो, घर के जो आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं। आपके घर में अगर कोई पेट्स है तो आप उन पेट्स को भी ऊर्जा दे सकते हो। इस तरीके से अगर आप 3 बार 4 बार दिन में ये वाली मतलब 3 से 4 बार आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि ये ऊर्जा निकल गई और नई ऊर्जा ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन गेन कर रहा है, ठीक है जी। नई ऊर्जा हमारा ब्रेन अपना गेन कर रहा है। अब क्या सिर्फ ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा के टच में जो विचार था, जो ऊर्जा को खराब कर रहा था या ऊर्जा की फॉर्म को चेंज कर रहा था, किसी ऑर्गन पे इम्पैक्ट डालने वाला था, वो विचार भी साथ में निकल गया। अब वो विचार अटका नहीं शरीर के अंदर, रुका नहीं हुआ। वो बीमारियां भी रुक गई जिनकी, जहाँ पे ऊर्जा तो दोनों ही निकलेंगी ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी जो ऑटोमेटिक बन रही थी शरीर के अंदर, वो वहीं पर रुक जाएंगी। और जब आप फॉरगिवनेस क्लियर करोगे, कल हम 24 पॉइंट हीलिंग समझेंगे, 24 पॉइंट की हीलिंग करोगे और साथ में ग्रेटिट्यूड करोगे तो पहले तो बीमारी रुक जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। पहले बीमारी रुक जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। इस तरीके से प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को भी निभा पा रहे हैं। प्रैक्टिस कल करेंगे, अभी सिर्फ डेमो कर रहे हैं। प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को तो निभा पा रहे हैं, और साथ में हम निभा पा रहे हैं किसको, अपने इस शरीर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है। मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर के बारे में क्या कर्तव्य है। इस शरीर में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। जैसे हमें बाबा रामदेव कहते हैं कि घी का जूस पियो, दिल स्वस्थ रहेगा, ठीक है। हम तली हुई चीजें ना खाएं, दिल स्वस्थ रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बचा के रखें, दिल स्वस्थ रहेगा। लेकिन कभी हमने अपने दिल को ये कहा कि थैंक यू, मेरे अस्तित्व से पहले भी तुमने धड़कना शुरू किया था, और जब तक मैं जीऊँगा आप मेरे लिए अनकंडीशनली धड़कते हो, हर रोज़ धड़कते हो, और पता नहीं कितने करोड़ों बार आप धड़क चुके हो, और आप इतना काम करते हो मेरे शरीर को बचाए रखने के लिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अपने हार्ट को धन्यवाद कीजिए। वो तला हुआ खाना बंद करने से काम नहीं होगा, अगर धन्यवाद करोगे तो उस ऑर्गन को अच्छा लगेगा। ये किडनियाँ कितना वाटर फिल्टर करती हैं इंटायर डे के अंदर, यू कांट इमेजिन। हम इतना यूरिन पास करते हैं अपनी लाइफ में कि एक झील बन जाए, एक झील बन जाए, इतना यूरिन हम सब पास करते हैं। और हमने कभी अपनी किडनियों को थैंक यू नहीं बोला, हमने कभी अपने लीवर को थैंक यू नहीं बोला। बस जो मन में आया खा लिया, पी लिया,
हमने कभी अपने पैनक्रियास को थैंक यू नहीं बोला, हमने कभी अपने वेन्स को थैंक यू नहीं बोला। शरीर का हर एक अंग जो हमें सर्विस दे रहा है, हमने उसको कभी थैंक यू नहीं बोला। भोग क्या है आपके जीवन में? आप खा रहे हो तो स्वाद कहाँ से ले रहे हो? शरीर के माध्यम से ले रहे हो ना। सिक्स सेंस टेस्ट है ना आपकी, अगर जीभ ही ना हो तो टेस्ट कहाँ से लेंगे? लेकिन हमने जीभ को कभी धन्यवाद नहीं बोला। शरीर के हर एक अंग को धन्यवाद करना। और रिमेंबर वन थिंग, जीवन में याद रखना, दुनिया में जिस भी आदमी ने अपने शरीर को धन्यवाद नहीं बोला, उसने ईश्वर का अपमान किया। अपने शरीर का नहीं, ईश्वर का। क्यों? और अपनी आत्मा का भी अपमान किया। कारण है, आपकी आत्मा को ये शरीर परमात्मा ने गिफ्ट दिया है। इस दुनिया में हमारे होने पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना हमारे पास, सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन लग्जरियस चीज़, वो ये शरीर है। ये शरीर ही हमें हर एक अनुभव करवाता है। ये शरीर ही हमें, मतलब इन आंखों से आप कितनी सुंदर प्रकृति को देख रहे हो, 10 मिनट के लिए आंख में पट्टी बांध के जरा घर के काम तो करो। दुनिया अंधेरा, अगर किसी की आंखों में कैटरेक्ट हुआ हो, कभी मोतियाबिंद हुआ हो, उस व्यक्ति से उसका एक्सपीरियंस तो पूछो। जब दिखना बंद होता है तो इन आंखों की कीमत कैसे समझ में आती है हमें, इस हार्ट की कीमत कैसे समझ में आती है। तो परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमें ये शरीर, और इस शरीर को हमें धन्यवाद कहना चाहिए ऑलवेज। और शरीर के एक एक ऑर्गन को धन्यवाद करना चाहिए। और रेकी हीलिंग में हम एक एक ऑर्गन की हीलिंग भी करेंगे, शरीर के हर एक अंग की हीलिंग करेंगे। देखिए, इससे महंगा कोई वस्तु नहीं है आपके पास, इससे महंगी कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। हमारा पहला कर्म है इस दुनिया के अंदर, पहला कर्म। अगर माँ बाप का भी कर्ज चुकाने की बात आए ना, और हम उनको कुछ दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्वस्थ रहें, क्योंकि माँ ने अपने गर्भ के अंदर इस शरीर को बनाया है। गर्भ के अंदर से बना के, मतलब इस यूनिवर्स को उनको प्रेजेंट किया, हमें ये यूनिवर्स प्रेजेंट किया है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये यूनिवर्स प्रेजेंट किया है गर्भ के अंदर रह के। और हमारे स्वस्थ रहने से उनको बहुत खुशी मिलेगी, हमारा खुद का ख्याल रखने से बहुत खुशी मिलेगी। और जब हम अपने ऑर्गन्स को थैंक यू कहना सीखेंगे, तो शायद फिर हमारे ऑर्गन्स भी हमसे जुड़ना सीखेंगे। मेडिटेशन करते हुए अपनी हार्ट बीट को सुनो। ऐसा समझाते हैं ना बड़े बड़े गुरु, कोई मजाक है क्या? कैसे सुन ले हार्ट बीट? हमने कभी उसका ख्याल ही नहीं किया, ना ही कभी हमने उसको थैंक यू बोला, हम कैसे सुन लेंगे? आप सिर्फ इसको थैंक यू बोल के अपने हार्ट पे हाथ रखो, आप सुन पाएंगे, आप उसकी आवाज़ को महसूस कर पाएंगे। एक प्रकृति ना नियमों से चलती है, और ह्यूमन नियमों को डिस्ट्रॉय करके चलता है। समझ रहे हैं आप? अगर हम भी प्रकृति में प्रकृति के साथ हो जाएं, तो हम कितने खूबसूरत और हमारा जीवन कितना खूबसूरत, हम कितने खूबसूरत और हमारा जीवन कितना खूबसूरत। अगर हम भी प्रकृति की तरह निस्वार्थ हो जाएं, जैसे प्रकृति निस्वार्थ है, हम भी निस्वार्थ हो जाएं, और जैसे प्रकृति हमसे अनकंडीशनल प्यार करती है, हम भी उसके साथ अनकंडीशनल प्यार करें और सबके साथ अनकंडीशनल प्यार करें, तो फिर जीवन में दुख कहाँ? दुख के लिए हमें बड़े बड़े लाइन्स बनाने पड़ेंगे, लाइन्स बना के भी नहीं ढूंढ पाएंगे हम दुख को, दुख बचेंगे ही नहीं। तो रेकी हीलिंग में हम ये सारी प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। कल हम समझेंगे 24 पॉइंट की हीलिंग, मदर अर्थ की हीलिंग, 7 चक्रास, और चोकोरे सिंबल की अटेनमेंट। कल हम ये काम करेंगे क्लास के अंदर सभी व्यक्ति, ठीक है जी। और मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अपने दरवाज़ों पे 2 बातें ज़रूर लिखना। पहली बात, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे स्वस्थ व्यक्ति हूँ, या फिर जो भी आपकी नीड है पैसे की है वो। बाथरूम के गेट को जो बंद करते हैं आपकी आंखों के सामने होता है, लिखना जरूर है हम सबको, ठीक है। और फोटो भेजनी है सभी व्यक्तियों ने। फोटो नहीं भेजोगे तो यू आर ए बैड स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। कारण सब जूम क्लास पे अगर आ सकते हैं तो सबके पास मोबाइल तो है फोटो वाला, तो आप फोटो तो खींच के भेज ही सकते हैं। लिखिए अपने घर के अंदर, अपने घर को ना मंदिर से बड़ा बना सकते हैं हम ऐसी चीज़ें लिख के, विचारों के द्वारा एनर्जी को चेंज करके पूरे दिन। वास्तु पे खर्चा करना है किसी व्यक्ति को, वास्तु वाला घर में घुसता तो कितना खर्चा होता है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ऊर्जा का ऐसा वास्तु है अफर्मेशंस कि जीवन में आप अफर्मेशन नहीं लिख रहे हैं एक आदमी के लिए, तो आपने घर के बाहर बैरियर लगा दिया,
और उसका नाम है वास्तु वाला। चाहे मैं खुद भी वास्तु करता हूँ, लेकिन मैंने बैरियर लगा दिया कि वास्तु वाला मेरे घर में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। हर एक कॉर्नर पे एक प्यारी सी अफर्मेशन लटक रही है स्टार के रूप में, और इधर देखता हूँ तो पैसा मिल रहा है, इधर देखता हूँ तो हेल्थ मिल रही है, इधर देखता हूँ तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, उधर देखता हूँ तो ज्ञान मिल रहा है। ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ों से हम अपने घर की ऊर्जा को सजा सकते हैं, बना सकते हैं, और हमें इसी तरीके से करना चाहिए सभी को। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। और आप सबसे एक शिकायत मेरी जो मैं कर सकता हूँ खुल के, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से छोटा हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं उनको भी शिकायत कर सकता हूँ। उनके लिए ऑर्डर है जो मुझसे छोटे हैं, और जिनसे मैं छोटा हूँ उन सबसे मेरी विनती है कि जी ऐसा है, आप सब बड़े कंजूस हो। मान लिया बहुत सारे बनिए हैं क्लास में, और इतना ज़बरदस्त है बनियों का कि बाकी लोगों पे भी कंजूसी का असर जा रहा है। ठीक है जी। यूट्यूब पे आपका प्यार नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता, कमेंट बॉक्स में आपके एक्सपीरियंस नहीं आते मेरे पास। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। इसके पीछे कारण है, आज हम लोग ये क्लास ले रहे हैं और शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। कल को कोई अननोन आदमी इस क्लास को लेगा यूट्यूब पे, जिसको ना आप जानते हैं, मैं जानता, बट अगर उसके जीवन में कोई बदलाव आएगा ना, तो मेरी वीडियो नहीं देखेगा वो पहले देखेगा कि वीडियो के नीचे क्या लिखा हुआ है। वीडियो के नीचे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो देख के तो डर जाएगा, वो 2 घंटे की क्लास है, कौन करेगा भैया। सबको 10-10 मिनट वाली वीडियो देखनी पसंद है ना, 2 घंटे की क्लास है, कौन इतना टाइम निकाले। लेकिन अगर वीडियो के नीचे आप लोगों के आशीर्वाद होगा, आप लोगों के कमेंट्स होंगे, तो व्यक्ति आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर प्रभावित होगा। वीडियो के अंदर मेरा हो रहा है, वीडियो के बाहर आपका हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, और मैं आभारी रहूँगा आपके आशीर्वाद का। तो आपके आशीर्वाद की मैं इंतज़ार करूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आगे बढ़ते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरिता जैन मैडम का, राशि जैन मैडम का, भक्तांबर हीलिंग ग्रुप का एंटायर का, जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से हम ये सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं सरिता दीदी को बोलूँगा 2 शब्द वो आप लोगों के लिए ज़रूर बोलें। कृपया अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार जी। सबको, सभी को जय जिनेन्द्र। आकाश भैया को नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे से सेशन लिए हैं, अद्भुत। और आपके जो बताने का तरीका है, उसके लिए, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है भैया। और आप निस्वार्थ, और इतने दिनों से जो निस्वार्थ रूप से निशुल्क सेवा दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लोगों को लाभ मिल रहा है, सभी के इतने फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत खुश है आपके सारे सेशन अटेंड करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो भी उपस्थित है, साधर्मी बंधु, भाई बहनें, माताएं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी हमारे से जुड़े। और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, श्री आकाश जी को, जो अपना कीमती धन्यवाद समय आपका जी, इनकी वजह बहुत। से थैंक यू सो मच। सब आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। सब पे अपना आशीर्वाद आप बनाए रखिए, और सबसे पहले मुझ पे जी थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं, थैंक सब यू। 6:30 बजे जुड़ेंगे।